सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सेकंड लेक्चर है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एंड टू एंड। ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज़रूरी है। अगर कल को आप कोई भी सॉल्यूशन लिखते हो और अगर आपको उस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता कि आप उसमें कितना स्पेस वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने इतना स्पेस फालतू में वेस्ट कर रहे हो, जबकि वो बिना उस स्पेस को यूज़ किए भी सॉल्व हो सकता है, तो ये कितना हेल्पफुल होगा। इसलिए हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स प्लेसमेंट में इंटरव्यूअर आपसे मस्ट पूछेगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स अस हाउ द स्पेस इज इंक्रीज एज द इनपुट ग्रोज। जैसा हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जैसे जैसे हमारा इनपुट ग्रो होता है वैसे वैसे हमारा टाइम किस तरह से ग्रो हो रहा है, वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम यही देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा इनपुट ग्रो हो रहा है वैसे वैसे हमारा स्पेस यहाँ पर कैसे ग्रो हो रहा है। ओके। डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर देखेंगे कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। ओके। प्रैक्टिकल वे में ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन थ्योरी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। ओके। ये हमारा सबसे पहला कोड होने वाला है और हम इसकी टाइम नहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करेंगे। ओके। आप चाहो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके। ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, बट इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं ओनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोड को देखते हैं कि कोड में चल क्या रहा है। ओके। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंट टाइम इक्वल टू 0, और फिर एक लूप चल रहा है। ओके। अब ये लूप कितने टाइम चल रहा है, इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस स्पेस देखना है कि आप कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो। ओके। हम इसमें कितना स्पेस यूज़ कर रहे हैं, ओनली एक सिंगल वेरिएबल। ओके। एंड आपका लूप कितना टाइम चल रहा है, एन टाइम चल रहा है, और इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा होगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको लॉजिक पे ध्यान नहीं देना है। ओके। जब भी आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हो तो आपको लॉजिक पे ध्यान नहीं देना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बस ये देखना है कि आप कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो। इस ओवरऑल प्रोग्राम में हम सिर्फ एक वेरिएबल ही यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या देखा था, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जैसे जैसे आपका इनपुट ग्रो होगा वैसे वैसे आपका स्पेस कैसे ग्रो हो रहा है। तो अब यहाँ पे इनपुट एन हो, एम हो, कितना भी हो, आपका जो टोटल स्पेस है वो एक सिंगल वेरिएबल ही लेने वाला है। एम आई राइट गाइस? आपको कल को यहाँ पर इनपुट 100 हो, 200 हो, 1000 हो, एन की वैल्यू कितनी भी हो, आप सिर्फ एक ही वेरिएबल के भरोसे चल रहे हो। ओके। आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हो। आपका इनपुट कितना भी बड़ा हो, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल ही डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ओके। सो लिख देते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट। सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। फिर हमने देखा कि हमारा जो स्पेस यूज़ हो रहा था वो हमारे इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनपुट कितना भी बड़ा हो, हमारा स्पेस यहाँ पर सिंगल ही है। दैट्स वाई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट है। ओके। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए इस प्रॉब्लम में एक स्लाइटली सच चेंज हुआ है। रेदर देन बाहर डिफाइन करने के, हमने इस बार उस वेरिएबल को लूप के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया है। उसके बाद आपका लॉजिक कुछ भी हो सकता है। लेट्स आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। देखते हैं पहले इसमें चल क्या रहा है। इसमें एक लूप चल रहा है जिसमें बार बार आपका एक इंट टेम्प नाम से वेरिएबल बन रहा है। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से निकालने की कोशिश कीजिए कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए आई एन टाइम चल रहा है। ये जो आपका टेम्प वाला वेरिएबल है वो भी एन टाइम बना होगा। ओके। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन टाइम होगी क्योंकि आपका जो टेम्प वेरिएबल है वो एन टाइम्स बन रहा है। एम आई राइट गाइस? और ये इसमें सच भी दिख रहा है कि अगर एन की वैल्यू 100 होती तो टेम्प 100 बार बनता, एन की वैल्यू 200 होती टेम्प 200 बार बनता। ये डेफिनेशन को भी सही प्रूव कर रहा है कि जैसे जैसे इनपुट ग्रो हो रहा है
वैसे वैसे आपका स्पेस भी ग्रो हो रहा है। लेकिन गाइज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने कभी भी स्टैक पढ़ा है तो आपको पता होगा, मान लीजिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। मान लीजिए ये आपका एक स्टैक है, ओके। मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक स्टैक है, ओके। सो सबसे पहले जब लूप चला होगा तो टेम्प वेरिएबल यहाँ पर बना होगा और वो इस स्टैक में स्टोर हो गया होगा। सो यहाँ पर टेम्प बना होगा और वो इस स्टैक में स्टोर हुआ होगा, ओके। सो जब नेक्स्ट टाइम ये आइट्रेशन चली होगी ना, तो देखिए इस ब्लॉक से बाहर इसका टेम्प का कोई वो नहीं है, ओके, महत्व नहीं है। जब आपका पहली टाइम लूप चला तो आपका टेम्प यहाँ पर डिफाइन हुआ, पर जैसे ही ये वाली आइट्रेशन ख़त्म हुई तो ये टेम्प यहाँ मेमोरी से रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो स्कोप के बाहर आ गया, फिर वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए चले गया, ओके। समझ रहे होगा इसमें क्या बोल रहा हूँ। जो आपका टेम्प का महत्व था वो सिर्फ एक ही आइट्रेशन के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आइट्रेशन में आपका दोबारा से टेम्प बन रहा है। आपको ये चीज़ फोकस रखनी है कि जब आपका ये पहली टाइम लूप चला होगा तो पहली टाइम यहाँ पर स्टैक में टेम्प बना होगा, ओके। फिर कुछ कुछ लॉजिक यहाँ पर चला होगा, फिर जब नेक्स्ट आइट्रेशन चली होगी तो ये मेमोरी से रिमूव हो गया होगा, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ये फिर से बना होगा, ऐसे करके। सो आप देख रहे हो ये एंड टाइम नहीं बना, एंड टाइम बना लेकिन ये मेमोरी से तुरंत तुरंत रिमूव भी हो जा रहा है। सो हर आइट्रेशन में ओनली एक ही टाइम बन रहा है, इसके लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट होगी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने में, पर आपको इसको थोड़ा फोकस करके समझना होगा कि वेरिएबल आपका एक ही एन टाइम्स बन रहा है, लेकिन जब वो बन रहा है तो वो मेमोरी से रिमूव भी हो जा रहा है, तो स्पेस तो एक ही लग रही है ना, ओके। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन नहीं कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि एक आइट्रेशन के बाद आपका जो टेम्प वेरिएबल है वो मेमोरी से रिमूव भी हो जा रहा है। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए गाइस ये एक फुल एंड टू एंड प्रॉब्लम होने वाली है, सो इसको हम रियली फोकस के साथ देखेंगे और आप नोट्स भी बनाइएगा जो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी। और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिलेगी, ओके। यही सब आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कल को कोई एल्गोरिथम लिखोगे कि आपका वेरिएबल या तो बाहर डिफाइन हो रहा होगा या तो अंडर डिफाइन हो रहा होगा। सो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी यही आने वाली है। सो अब इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि चल क्या रहा है, ओके। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। सो प्रॉब्लम ये थी कि आपको सम निकालना है एन नेचुरल नंबर का, ओके। और आपको ये एरे गिवन है नम्स नाम से, ओके। ध्यान दीजिएगा, नम्स नाम से आपको ये एरे गिवन है और एरे की वैल्यूज़ क्या है 1 2 3 4 5। अब आपको सम निकालना है, तो मैंने जैसे कहा था कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो होप कि ये सॉल्यूशन इतना अच्छा ना हो इस प्रॉब्लम के लिए, पर ये जो भी सॉल्यूशन है हमको अभी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। ये नहीं देखना कि ये सॉल्यूशन कितना अच्छा है या ख़राब है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको एक एरे डिफाइन था, तो आप इसका सम कैसे निकाल रहे हो। आपका एक लूप चल रहा है आई से लेके एन के लिए और आपने एक वेरिएबल भी डिफाइन किया है। हम देखेंगे कि टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पर अभी आप प्रॉब्लम समझो। तो हम एक एक करके सम में अपने एरे को प्लस करते जा रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। और जैसे ही आप पहला सम प्लस करोगे, मान लीजिए अभी सम की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 1 हो गई होगी, तो आप उसको अपने एक खुद के बनाए हुए एरे में डाल रहे हो, एरे की ith पोजीशन में। तो जब आई 0 होगा, वो सम में सम हुआ होगा, तो आप उसको पहले यहाँ पर एरे में इंसर्ट कर दे रहे हो। तो हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर एक एरे ले लेते हैं, इस एरे को यहाँ पे करते हैं, ओके। अब समझते हैं कि चल क्या रहा है। सो आप इसको अभी 5 साइज का समझो, क्योंकि हमारा इनपुट 5 साइज का है, ओके। सो सबसे पहले क्या होगा, आइट्रेशन चली होगी और नम्स ऑफ आई यहाँ पर 0 रहा होगा क्योंकि अभी आई 0 है, और सम में प्लस हो गया होगा नम्स ऑफ आई। सो नम्स ऑफ आई क्या है 1 है, तो सम में 1 हो गया होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ आई में सम को डाल दे रहे हैं। तो एरे ऑफ आई आपका 0 है अभी, मतलब जो आई है आपका 0 है। सो एरे की 0th इंडेक्स पे हम सम को डाल दे रहे हैं, टोटल सम को, और टोटल सम क्या है अभी 1 था। सो हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर 1। अब आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन चली होगी, आई की वैल्यू क्या है 1,
तो आप नम्स ऑफ 1 को सम में प्लस कर रहे हो और सम को भी साथ में प्लस कर रहे हो। तो नम्स ऑफ 1 क्या है 2 और सम की वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 क्या हो गया होगा 3। तो सम में अभी टोटल वैल्यू 3 हो गई होगी और आपने उस सम को एरे ऑफ आई में डाल दिया जो कि एरे ऑफ 1 है। सो यहाँ पे क्या हो गई होगी वैल्यू 3। अगेन गाइज, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। मेन आपका फोकस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने पे है, जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, पर आप थोड़ा थोड़ा इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए कि चल क्या रहा है। ओके, सो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू हो गई होगी 2। सो नम्स ऑफ 2 क्या है, नम्स ऑफ 2 है 3। सो 3 में हम सम को प्लस कर देंगे, तो सम क्या है अभी तक टोटल 3 है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा आपका 6 और यहाँ पे आपका 3 होगा, 33 नहीं होगा। ओके, सो ऐसे करते करते आई यहाँ पर 3 पे गया होगा। सो नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ 3 के लिए वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस टोटल सम कितना है 6। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई होगी 10। सो लास्ट अल्ट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 4, नम्स ऑफ 4 क्या है 5 है, 5 प्लस टोटल सम कितना है 10। सो एरे में आपका कितना आ जाएगा 15। ओके, सो प्रॉब्लम हमने समझ लिया चल क्या रहा है कि हम धीरे धीरे एक एक करके सम करते जा रहे हैं और उसको एरे में स्टोर करते जा रहे हैं जो एरे आपने बनाया है। सो आप देखिए गाइस, अगर ये 5 साइज का है तो आपका एरे भी जो है वो 5 साइज का बनेगा, क्योंकि आपको 5 वैल्यू स्टोर करनी पड़ी होगी। अगर ये 10 साइज का होता तो आपको एरे भी 10 साइज का बनाना पड़ता, तो आपकी 10 वैल्यू स्टोर होती। अगर ये 100 साइज का होता आपको एरे भी 100 साइज का बनाना पड़ता। ओके, आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई उसको छोड़िए। ओके, आप बस ये लॉजिक समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपके नम्स में 100 एलिमेंट्स होते तो आपका 100 बार ये सम होता और आपको 100 बार स्टोर करवाना पड़ता, तो आपको 100 यहाँ पर स्पेस चाहिए होता, तो आपको एरे भी 100 टाइम बनाना पड़ता। सो देख रहे हो आप डिपेंडेंसी, आपका जितना इनपुट ग्रो हो रहा है उसके हिसाब से आपको स्पेस भी ग्रो करना पड़ रहा है। ओके, आपका अगर ये n साइज का है तो आपको स्पेस भी n साइज का चाहिए होगा। सो दैट्स वाई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप n पे डिपेंडेंट हो। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्पेस भी बढ़ रहा है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि अगर ये n साइज का होगा तो आपको एरे भी n साइज का डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, और बात करें अगर इस वेरिएबल की, तो हमने देखा था कि आपका एन का साइज कितना भी हो आप सिर्फ एक ही वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। आपका एन का साइज कल को 1000 भी हो जाए तभी भी आपका यहाँ पर एक ही वेरिएबल लग रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही है, पर इसके लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। सो इसकी मैं कॉम्प्लेक्सिटी लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ एन। ओके, सो देखा गाइस, हमने इतनी टफ प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर लिया जहाँ पे आपका एरे भी था और एक वेरिएबल भी था। सो हमने सबसे पहले देखा कि अगर आपका सिंगल वेरिएबल हो लूप के बाहर हो तो वो कांस्टेंट होता है, वहीं अगर वो आपका वेरिएबल लूप के अंदर भी आ जाए तो वो हर आइट्रेशन के बाद यहाँ पर रिमूव होता रहता है। दैट्स वाई वो भी आपकी कांस्टेंट टाइम लेता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी कांस्टेंट। फिर हमने देखा एरे भी है और एक वेरिएबल भी है, पर वेरिएबल बाहर है तो ये तो कांस्टेंट ही होगा, पर ये जो आपका एरे है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा उतना आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा, तो दैट्स वाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ एन। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए गाइस, जैसे हमने पहले देखा था कि जो आपका वेरिएबल था पहले बाहर था। ओके, पहले हमने बाहर के लिए सॉल्व किया, फिर हमने उस वेरिएबल को अंदर डाल के देखा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि एरे आपका बाहर डिफाइन हो रहा था और अब इस प्रॉब्लम में आपका एरे अंदर डिफाइन हो रहा है। तो गोइंग बाय दिस लॉजिक आप इसमें भी बोलोगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आनी चाहिए, क्योंकि हर अल्ट्रेशन के बाद आपका ये एरे मेमोरी से हट जा रहा होगा। ओके, यही आप कहना चाह रहे हो, बट यू आर रॉन्ग गाइज। ओके, आपको ध्यान से सोचना है कि इसमें चल क्या रहा है, क्यों नहीं होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। सोचो, ये बात आपकी सही है कि हर आइट्रेशन के बाद मान लीजिए आपका स्टैक है और स्टैक में आपका यहाँ पर जैसी एक आइट्रेशन चली होगी तो यहाँ पर आपका एक एरे डिफाइन हुआ होगा एन साइज का। इतना आप सही हो। ओके, इतना आप सब सही सोच रहे हो कि आपका एरे डिफाइन हुआ होगा और एक आइट्रेशन के बाद वो मेमोरी से हट भी गया होगा। सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा देखिए, मान लीजिए ये आपका 100 साइज का है, तो आप एरे कितना डिफाइन कर रहे हो 100 साइज का कर रहे हो। उस टाइम वेरिएबल डिफाइन हो रहा था जो कि कांस्टेंट टाइम लेता है,
पर इस बार आप एरे डिफाइन कर रहे हो जो कि n साइज का ही है। जितना आपका यहाँ पर n होगा 100, अगर यहाँ पर आपका n 100 होता तो यहाँ पर आपका एरे का साइज भी 100 होता। ऑल्दो वो मेमोरी से रिमूव हो रहा है, पर जब वो बन रहा है तब तो वो 100 साइज का बन रहा है ना, तब तो वो उतना ही बन रहा है जितना आपका n हो। उस केस में क्या था, उस केस में आपका वेरिएबल था। सो वेरिएबल तो एक सिंगल ही होता है। ओके, वो n पे कोई डिपेंड तो होता नहीं है, n आपका कितना भी हो, वेरिएबल आपका सिंगल ही होता है। पर यहाँ पर एक एरे बन रहा है और n साइज का ही बन रहा है। सो हर आइट्रेशन में आपका वो एरे बन रहा है। सो एरे कितना साइज का बन रहा है, n साइज का। अगर यहाँ पर n 1000 होता तो आपका एरे 1000 साइज का बनता, उस आइट्रेशन के लिए ही बनता। अगली आइट्रेशन में रिमूव हो जाता, पर उस आइट्रेशन के लिए तो वो n साइज पे डिपेंड कर रहा है ना। सो दैट्स वाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n। देखिए गाइस, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आप ध्यान से सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो आप इजीली समझ पाओगे कि इसमें चल क्या रहा है। पिछले वाले केस में क्या था कि आपका मान लीजिए n 100 है, तो पहली आइट्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल बना, सिंगल, फिर वो रिमूव हो गया। अगली आइट्रेशन में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बना, फिर वो रिमूव हो गया। ओके, बना वो n टाइम्स, लेकिन एक आइट्रेशन में वो एक सिंगल ही बना, दैट्स वाई इट इज़ कॉन्स्टेंट। बट इस केस में पहली आइट्रेशन में आपका जो एरे बना है वो n साइज का बना है। भले वो रिमूव हो जा रहा है, ओके, भले वो मेमोरी से रिमूव हो जा रहा है एक बार बनने के बाद, पर जब भी वो बन रहा है तब तो वो n साइज का बन रहा है ना, तब तो वो n साइज का स्पेस घेर रहा है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n नहीं होगी। सोचिए। ओके, सो ये भी आप नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हम पैटर्न देखते जा रहे हैं कि पहले हम बाहर देख रहे हैं, फिर हम अंदर डाल के देख रहे हैं उस चीज़ को, फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं। ओके, अब अपनी अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा गाइस, सब आपको बस एक डेफिनेशन दे देंगे और एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का टॉपिक ख़त्म करवा देंगे। बट मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ हर एक लूप्स को यहाँ पर समझा के, प्रॉब्लम को समझा के और हर तरह के पैटर्न सिखा रहा हूँ। सो आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी है और वीडियो को अच्छे से देखना है फोकस के साथ और नोट्स बनाने हैं। ओके, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आई थिंक ओके, इसके बाद एक और प्रॉब्लम। सो अब देखिए गाइस, मान लीजिए फिर से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इस बार आपकी प्रॉब्लम का लॉजिक ये है। सो धीरे धीरे करके इसको भी डिकोड करते हैं। आप वीडियो पॉज करके हर एक प्रॉब्लम को पहले खुद से डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके देखिए कि मैं उसको कैसे डिकोड कर रहा हूँ। ओके, सो इस प्रॉब्लम में भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमने एक n साइज का एरे डिफाइन किया है, फिर हमने दूसरा एरे भी डिफाइन किया है। अभी तक हमने देखा था सिर्फ हम एक एरे की कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे थे, सिर्फ एक एरे की। ओके, बट इस केस में 2 एरे बन रहे हैं, तो ये एक नया पैटर्न है जो हमको सीखना है। ओके, अब मान लीजिए ये एरे आपका n पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आपको मान लीजिए यहाँ पर n 100 होता तो आपको दो ही एरे चाहिए होते, दोनों 100 साइज के। अगर आपका n 1000 होता तो आप दो दो एरे चाहिए होते 1000 साइज के। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आप n+n साइज ले रहे हो। ओके, हम इजीली बोल सकते हैं कि जो हम ले रहे हैं वो एक n+n साइज का एरे ले रहे हैं, तो n+n कितना हो जाएगा, 2n। ओके, और जैसा मैंने कहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेक्चर में कि हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। ओके, हम कांस्टेंट को नहीं लेते हैं। तो अगर आप कांस्टेंट को रिमूव कर दो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। फिर से देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने देखा कि अगर n की वैल्यू 100 होती, ओके, हमने देखा कि अगर n की वैल्यू यहाँ पर 100 होती तो आपको दो एरे चाहिए होते 100 साइज के, यानी कि टोटल दोनों का प्लस 200। अगर ये 1000 साइज का होता तो आपको दो एरे चाहिए होते 1000 साइज के, टोटल कितना हो गया 1000 प्लस 2000। अब अगर ये n साइज का है तो आपको दो एरे चाहिए होंगे n और n साइज के, दोनों का सम कितना हो गया 2n। सो कांस्टेंट को अगर हम इग्नोर कर दें 2n में से, सो बचा गया on। सो दैट्स इजी गाइस, ये इतना इजी है इसको डिकोड करना। हर एक प्रॉब्लम को डिकोड करना बहुत इजी है, बस आपको लाइन बाय लाइन देखना है कि चल क्या रहा है। और यहाँ पर डिपेंडेंसी देखनी है कि यहाँ पर n है और यहाँ पर भी आप n साइज पे डिपेंड कर रहे हो, तो आपका टोटल स्पेस कितना जाएगा। ओके, आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है और हर चीज़ को डिकोड करना है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी कितनी आई, ऑर्डर ऑफ n। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
अब यहाँ पे देखिए गाइस, एक नया वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है जिसका नेम है m। सो इस प्रॉब्लम को भी हम डिकोड करते हैं। फिर से मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से करने की इसको कोशिश कीजिए। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमने एक n साइज का एरे डिफाइन किया है, फिर हमने एक m साइज का एरे डिफाइन किया है, और आपका लूप n टाइम चल रहा है, उसके अंदर कुछ कुछ काम हो रहा है। सो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका n 100 हो, आप भी मेरी तरह डिकोड करिएगा। पहले एज्यूम कीजिएगा कि n छोटा हो, फिर उसको बड़ा कीजिएगा, फिर डिपेंडेंसी देखिएगा। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं n अगर 100 होता, सो आपका पहला एरे 100 साइज का होता। दूसरा, अभी m आपको पता नहीं है, तो आप इसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हो। ओके, कि ये भी 100 होता। सो फिर हम देखते हैं कि n अगर 200 होता, सो ये तो आपका कन्फर्म है 200 होता। ये अभी आपको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए ये भी 200 साइज का होता। ओके, फिर आपका अगर n 1000 साइज का होता, तो ये तो कन्फर्म है कि ये 1000 साइज का होता, और ये भी आप कुछ एज्यूम कर सकते हो। सो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इन दोनों का सम आएगी। सो हम कह सकते हैं टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n प्लस m, बोल सकते हैं। अब मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लेक्चर में समझाया था कि जो वैल्यू छोटी होती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी छोटी होती है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको n का साइज़ तो पता है, पर आपको m का साइज़ नहीं पता है, तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n प्लस m। बोल सकता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। पिछले वाले में हमने क्या देखा था, दोनों n साइज के थे, तो दोनों प्लस होके ऑर्डर ऑफ n प्लस n 2n हो गया था, और 2 को हम रिमूव कर सकते थे। पर इसमें आपको m का साइज़ नहीं पता, तो आपकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और यहाँ पर आपको m की वैल्यू नहीं पता है, तो आप इसको रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि n यहाँ पर बड़ा है कि या छोटा है m से। सो दैट्स वाई इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n प्लस m। जब आपको वैल्यू ना पता हो तो आप उसको रिमूव ना करिएगा। जैसे यहाँ पर हमें इस केस में m की वैल्यू नहीं पता थी, हम बस उसको एज्यूम कर रहे थे। ओके, पर जब आपकी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी निकली, तो आप ये नहीं बोल सकते कि m n से छोटा रहा होगा। ओके, आपको टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ही लिखनी है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, ओके मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, ऑल्दो मैंने सोचा था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्सन का ये पार्ट देखेंगे। सो मैं इसको भी इस वीडियो में कवर करवा देता हूँ। ओके, सो ये थोड़ा टफ़ लगेगा आपको, ऑल्दो इतना टफ़ है नहीं। ओके, सो इसको आप ब्रेक लेके समझ सकते हैं। सो समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में चल क्या रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है, अगेन सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर हम पिछले प्रॉब्लम को देखें जहाँ पर सम ऑफ एन नेचुरल था, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, ऑर्डर ऑफ एन आई थी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, आपको सम तो निकालना है, पर यहाँ पर 1D एरे नहीं 2D एरे है। ओके, 2D एरे है, दो साइड को आपके एरे यहाँ पर जा रहे हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ 2D एरे। सो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन, क्या ये बोलना सही होगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पर एरे 1D था, यहाँ पर एरे 2D है। ओके, सो हमको इसको भी डिकोड करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा है, क्योंकि मैं आपको इसको वर्बली ही डिकोड करना सिखा सकता हूँ। ओके, सो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और ध्यान से समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सो अब अगर आपको सम निकालना है इन सारे नंबर्स का, और इसका साइज कितना है 3, और यहाँ पर 5। ओके, यहाँ पर ये 3 टाइम्स नीचे जा रहा है, और यहाँ पर ये कॉलम्स में 5 टाइम्स नीचे जा रहा है। ओके, सो आई हैव टू एडिट यहाँ पर, इसका साइज कितना है 3,5। सो अब जैसा हमने देखा था अपनी प्रीवियस प्रॉब्लम में। ओके, यहाँ पर हमने देखा था कि आपके जो n नंबर्स थे, आप एक एक करके उनका सम निकाल रहे थे, और आपको उतने ही साइज़ का एक एरे चाहिए था उन सम को स्टोर करवाने के लिए। ये हमने एक एक करके यहाँ पर अपने एरे को बना के देखा था। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितना आपका एरे का साइज़ था उतना ही आपको एरे बनाना पड़ रहा था उन सम्स को स्टोर करवाने के लिए। सो मैं इसी को कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर हमारा एरे का साइज़ 3,5 है, इस एरे का साइज़, तो आपको इतना ही एरे बनाना पड़ेगा इन सम्स को स्टोर करवाने के लिए। एम आई राइट गाइस? जब आपको वहाँ पर n साइज़ का एरे मिला था, तो आपने एक n साइज़ का एरे बनाया था उन सम्स को स्टोर करने के लिए।
अब आपको यहाँ पर इतने साइज़ का एरे मिला है, तो आप इतने ही साइज़ का एक और एरो बनाओगे ना इन सारे सम्स को स्टोर करने के लिए। ओके, सो गोइंग बाय दिस लॉजिक, अगर यहाँ पर 3,5 का हमको एरे मिला है, ओके ये 3,5 का एरे है, सो आपको एक और एरे बनाना पड़ेगा सम स्टोर करने के लिए, वो भी 3/5 का होगा। अगर ये एरे हमको 100 क्रॉस 100 का मिला होता, 100 रोज़ और 100 कॉलम्स का मिला होता, तो आपको भी यहाँ पर 100 रोज़ और 100 कॉलम्स का एरे यहाँ पर बनाना पड़ता सम स्टोर करवाने के लिए। और अगर ये n/m क्रॉस का होता, ओके, n रोज़ होती और m कॉलम्स होते, सो आपको भी एरे कितना बनाना पड़ता, n रोज़ और m कॉलम्स का। सो मैं बोल सकता हूँ इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी n/m, बोल सकता हूँ। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 2D एरे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ओके, ऑर्डर ऑफ mn, जैसा कि मैंने कहा। और अगर 1D की देखें, सो 1D की हमने निकाल के देखी थी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n टाइम। ओके, सो क्यों 2D में ये ऑर्डर ऑफ mn हो रही है, फिर से हम करके इसको देखते हैं। जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि हम पे n साइज का इनपुट था, तो हमें उसके सम स्टोर करवाने के लिए n साइज का एरे यहाँ पर चाहिए था। यहाँ पर एरे 3x5 का है, तो इसके भी सम स्टोर करवाने के लिए हमको 3x5 का एरे चाहिए होगा। अगर ये n×m का एरे होता, तो हमको भी n×m का एक एरे चाहिए होता उसके सम स्टोर करवाने के लिए। सो अगर हमें n×m साइज का एरे चाहिए, तो हम इतना स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं ना, n और m का साइज हमें बनाना पड़ेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होनी जाएगी ऑर्डर ऑफ n इंटू m। सो दैट्स इजी गाइज। ओके, सो इसको आप एक शॉर्टकट की तरह भी रख सकते हो कि जब आपका 2D एरे हो और आप उस सेम साइज का ही एरे बना रहे हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू m। और अगर आपका यहाँ पर जैसा हमने देखा कि सिंगल लूप हो, ओके, आई मीन सिंगल लीनियर डेटा हो, 1D डेटा हो, और आप उतने ही साइज का डेटा बना रहे हो, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। ओके, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इतना डीप कोई जाता नहीं है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोर इम्पॉर्टेंट होती है, पर अकॉर्डिंग टू मी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कल को पता नहीं है कि आप कितना स्पेस यूटिलाइज़ कर रहे हो और आप उसको कम भी कर सकते हो, सो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी, हमने वेरिएबल को बाहर रखा, हमने वेरिएबल को अंदर डाला, और डिफरेंट तरीके से हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की यहाँ पर सीखा। ओके, सो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रिकर्सन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आएगी। ओके, सो होप आपको समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, मुझे आपका फीडबैक चाहिए। सो मैं अपनी टीचिंग स्टाइल यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग को मैनेज करूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइस।